करना है वो भी हमने देख लिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अब कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे, और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक मैंने एक टेक्स्ट बुक का एक स्नैप मैंने यहाँ पे शेयर किया है, जहाँ पे एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के हम लोग एनआरआर वर्कआउट कर सकते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। मतलब सीधी सी बात है, मान लो अगर हम लोग किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए मैंने उसमें मान लो 100 रुपीज का शेयर है, तो मैंने पर शेयर 100 रुपीज पे किया। अब जब कंपनी ने डिविडेंड दिया तो डिविडेंड ही मेरे लिए रिटर्न है, और तो कुछ मेरे लिए रिटर्न है नहीं। तो जो भी डिविडेंड मुझे दिया, मान लो कंपनी ने 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा 10। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो इट विल बी डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, यानी कि ₹10 डिवाइड बाय ₹100 इनटू 100। तो मेरा 10% का मेरा रेट ऑफ रिटर्न आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा ऑन माई इन्वेस्टमेंट, कि मैंने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मैंने 10% मैंने उस पर रिटर्न अर्न किया। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल दिया है कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स का। तो आप वहां पे देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको कंपनी का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वर्कआउट करना होता है, जिसको हम एफएमपी भी बोलते हैं। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे वर्कआउट करना है उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको लिखवाया, और उसके बाद हमने एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों ही मेथड के मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है, और दोनों ही मेथड के ऊपर हमने इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया है। उसके बाद थर्ड है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एनआरआर, वो हमारा थर्ड स्टेप है। तो एनआरआर कैसे वर्कआउट करना है वो मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला दिखाया है सामने ये स्क्रीन पे। हालांकि उस पर कोई इलस्ट्रेशन नहीं किया, बट मैंने आपको एक वर्बल एग्जांपल दे के समझा दिया कि कैसे एनआरआर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट वर्कआउट करना। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलता है हम लोगों को, तो आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेप 1 इंटू स्टेप 3 इंटू स्टेप 2, यानी कि जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 10% था, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है। तो जितना भी आपने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है उसके बाद आप नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। एंड व्हाट इज फाइनली स्टेप 5, दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, 1 - 4, यानी कि जो भी हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो हम लोगों ने कंपनी के पास से प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, उसको बोलते हैं एफएमपी, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मली प्रॉफिट कंपनी कमा नहीं चाहिए वो। तो एफएमपी में से आप नॉर्मल प्रॉफिट अगर माइनस कर लेते हैं और उसके बाद जो भी सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज एन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको इस तरीके से सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करना है। सबसे पहले हमको एफएमपी वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड देन यूजिंग द अबव थिंग्स वी विल बी एबल टू वर्कआउट नॉर्मल प्रॉफिट, एंड आफ्टर दैट फाइनली वी विल बी एबल टू वर्कआउट सुपर प्रॉफिट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला भी नोट कर ले, और ये जो टेबल दिया है 5 स्टेप्स का टू वर्कआउट सुपर प्रॉफिट, उसका भी टेबल आप नोट कर लीजिए।
ओके, तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन है जिसको हम लोग रीड करेंगे, उसको समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि प्रॉफिट्स फॉर 3 years ऑफ बिजनेस आर फर्स्ट ईयर 4,16,000, सेकेंड ईयर 4 लाख एंड थर्ड ईयर 4,26,000 रुपीज। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि इट हैड 5% रुपीज 80,000 फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 76,000 रुपीज। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गया है। The average tangible capital employed is rupees 18,46,000, which has market value of 20,76,000. Rupees 1,000 expenses per month are likely to be discontinued. ठीक है, टैक्स रेट है 50% ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी टैक्स रेट 50% एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। तो एनआरआर जो है वो आप यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, तो मतलब आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। एनआरआर यूजिंग द फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इन 200 जो हमने अभी देखा था, तो एनआरआर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। अब हमको सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करना है, ठीक है। तो इसमें कैसा है, हमको लाइक यू नो रिवर्स पूरा जाना पड़ता है, एक एक करके हम लोग जब चीजें देखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर सपोज टू एक्चुअली कैलकुलेट इज सुपर प्रॉफिट, राइट? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, हम लोग ने अभी अभी देखा था ऊपर के स्टेप में। इट इज एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए हमको एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हमको एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों ही वर्कआउट भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है वो भी हमने ऊपर टेबल में लिखा हुआ है। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलता है, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, ठीक है। अब एनआरआर तो हमारे पास है 9%, बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट कैसे करना है वो भी हमने सीखा था, तो उसको उस मेथड को इस्तेमाल करके हमको कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करना है। अब वो लोगों ने बताया है कि मार्केट वैल्यू जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का वो है 20,76,000 रुपीज का, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का भी डिटेल दिया हुआ है, जो कि एक तरीके का नॉन ट्रेडिंग एसेट है। तो हम लोग को पता है कि हम लोगों को ट्रेडिंग एसेट चाहिए होता है, ट्रेडिंग कैपिटल एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो भी नॉन ट्रेडिंग एसेट होता है वो हम लोग माइनस कर देते हैं। ये आपको याद आ जाएगा अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करने का जो फॉर्मेट है उस पर नजर घुमाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करते थे उसमें से हम लोग करते थे लेस नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो उन्होंने खुद ही दे रखा है कि उसका मार्केट वैल्यू जो है वो है 20,76,000, ठीक है। अब उसमें से मैं माइनस करूंगा नॉन ट्रेडिंग एसेट्स। तो नॉन ट्रेडिंग एसेट्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन उसका भी मैं मार्केट वैल्यू ही माइनस करूंगा, दैट इज 76,000 रुपीज। तो जब मैं ये कर लेता हूं तो मेरे को ट्रेडिंग कैपिटल एसेट मिल जाता है विच इज ऑफ 20 लाख रुपीज। ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है विच इज ऑफ रुपीज 20 lakhs, ठीक है। तो इसी के साथ जो नॉर्मल प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए जो मुझे चाहिए थी दो चीजें, एक चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा चाहिए था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो मिसिंग था वो अब मिल गया हमको, वो है 20 lakhs, जिसको वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई सिंपली विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज 9%। तो ये जो
20 लाख है उसके ऊपर मैं 9% अप्लाई करूंगा तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा विच कम्स टू 1,80,000 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए जो दो चीजें चाहिए थी, एक चाहिए था एफएमपी और दूसरा चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसमें से एफएमपी अभी बाकी है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मिल चुका है, तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एफएमपी हमको वर्कआउट करना बाकी है। सो नाउ फाइनली व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी वर्किंग आउट द एफएमपी। ठीक है, तो एफएमपी वर्कआउट करने के लिए भी वो लोग ने हमको रिक्वायर्ड डिटेल्स दे रखी है। उन्होंने हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप जब एफएमपी का भी फॉर्मेट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे हम लोग 3 साल का जो एक से ज्यादा साल का जो प्रॉफिट होता है उसका एवरेज निकालते हैं और उसमें से फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस नहीं होने वाला है तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो उसको ऐड करते हैं। और फ्यूचर में कोई इनकम अगर जो अब तक हो रही थी अब नहीं होने वाली है तो उसको हम लोग हमारे प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं कि भाई उतना इनकम हमको आगे से नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग एडजस्टेड ट्रेडिंग और उसमें से अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम या इंटरेस्ट वगैरह कुछ है तो वो हम लोग माइनस करते हैं ताकि हम लोगों को एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिले। फाइनली उसमें से हम लोग टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके चीजें करते हैं तो यहाँ पे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो उसमें उसके लिए ऑब्वियस सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा मुझे। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जो 3 साल का जो प्रॉफिट है 4 लाख, पहले साल का है 4,16,000, उसके बाद है 4 लाख रुपीज, उसके बाद है 4,26,000। ठीक है, और उसको हम लोग सिंपल एवरेज निकालेंगे इसलिए उसको डिवाइड बाय टोटल जो है उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो आएगा 4,14,000। अगर आप एवरेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। You have to take total of 3 years and divide it by 3 in order to take work out average profits. Once we are done with average profit, what next we are supposed to do is जो भी फ्यूचर में अगर एक्सपेंसेस अभी तक हो रहे थे और फ्यूचर में अगर नहीं होने वाले तो वो हमारे लिए सेविंग्स है, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000 रुपीज एक्सपेंसेस पर मंथ आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यू, मतलब अब तक हो रहे थे पर अब नहीं होंगे, तो हमारा 1,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ ही गया एक तरीके से। तो मैं उसको करूंगा यहाँ पे ऐड ऐड एक्सपेंसेस नॉट पेबल इन फ्यूचर, नॉट पेबल इन फ्यूचर, जो कि कंपनी के लिए फायदा है। और एक महीने का 1,000 रुपए था तो 12 महीने का कितना होगा? 12,000 रुपए, क्योंकि हम लोग पूरे साल का यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो 12,000 रुपीज हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जो है ये हमको अभी तक हम व्हाट वी वांट इज ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम है तो माइनस कर देंगे इसमें से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इट हैड 5% 80,000 फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है उस पर हमको 5% का रिटर्न मिलता है और रिटर्न जो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एक तरीके का इनकम हो रहा है हमको, बट ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है क्योंकि हमारा मेन बिजनेस पर्पस इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाना नहीं है। तो ये एक तरीके का नॉन ट्रेडिंग इनकम होते आ रहा है हमको, जो कि हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हमको माइनस करना है, क्योंकि व्हाट वी वांट इज प्योर ट्रेडिंग प्रॉफिट इन ऑर्डर टू वैल्यू अवर गुडविल। तो मैं यहाँ पे लेस करूंगा नॉन ट्रेडिंग इनकम को। ठीक है, और वो कैसे वर्कआउट हो रहा है वो भी देख देते हम लोग। 5% ऑन कितने का इन्वेस्टमेंट है? 80,000 रुपीज का। तो जो भी उसका पूरे साल में हमको इनकम आता है उसका वो हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो उसको हम लोग हमारे नॉर्मल से प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग एडजस्टेड प्रॉफिट।
सॉरी ट्रेडिंग एडजस्टेड प्रॉफिट, आई एम सो सॉरी, हमको ट्रेडिंग चाहिए होता है, ट्रेडिंग मिला है, ट्रेडिंग इनफैक्ट इट इज एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, बट इट इज बिफोर टैक्स, तो इसमें टैक्स माइनस करना है हम लोगों को, टैक्स ऑब्लिगेशन को तो हम लोग भूल नहीं सकते, वो तो पे करना ही पड़ेगा हमको, लेस टैक्स, तो टैक्स का उन्होंने दिया है रेट जो कि है 50%, ठीक है, तो इसका 50% वर्कआउट करेंगे, तो उसके बाद जो भी इनकम बचेगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर आप उसको बोल सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो फाइनली जो एक आखिरी कंपोनेंट मिसिंग था एफएमपी, वो भी मिल चुका है, तो इसको हम लोग यहाँ से सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में कंसिडर कर लेंगे 2,11,000 रुपीज। तो बिजनेस जो है इज एबल टू जनरेट अ फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ 2,11,000, जबकि नॉर्मली ऐसे इंडस्ट्री में जो ऐसे बिजनेस है वो अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो ये अर्न कर पा रहा है अपने गुडविल की वजह से, उसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, दैट इज 31,000 रुपीज। तो यही हमको बेसिकली कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमने ये सारी चीजें वर्कआउट करी है। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू वर्कआउट सुपर प्रॉफिट। मतलब मैंने पूरा रिवर्स किया, क्योंकि उस सुपर प्रॉफिट वर्क को वर्कआउट करने के लिए हमको और बहुत सारी चीजें वर्कआउट करनी पड़ी। वापस एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया, विच इज एफ एम पी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब दोनों में से एक भी प्रॉफिट मेरे पास नहीं थे, एक एक करके दोनों प्रॉफिट वर्कआउट करने थे। तो पहले मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, ठीक है। तो उसमें से एनआरआर तो दे रखा था लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया था, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट किया। वो कैसे वर्कआउट किया, तो उसका उन्होंने मार्केट वैल्यू दे रखा था, उसमें से मैंने नॉन ट्रेडिंग एसेट्स माइनस करे, बिकॉज व्हाट वी वांट इज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके बाद मुझे ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, और नॉन ट्रेडिंग एसेट जो है इन्वेस्टमेंट, उसका मैंने मार्केट वैल्यू माइनस किया है, फेस वैल्यू नहीं, तो ये भी ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ मार्केट वैल्यू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद मुझे मिला ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके ऊपर फिर मैंने एनआरआर अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट तो वर्कआउट कर लिया। अब बच गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखा था, तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया, 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाला, उसमें से फ्यूचर में नहीं होने वाले एक्सपेंसेस को मैंने एज अ प्रॉफिट कंसिडर किया और मेरे एवरेज प्रॉफिट में ऐड किया। कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर है तो उसको मैंने अपने एवरेज प्रॉफिट से माइनस किया। तो उसके बाद मुझे मिला एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस किया तो मुझे मिला ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर एफएमपी, और फिर उस एफएमपी में से जब मैंने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो मुझे मिल गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो। हमने एक्सपेंसेस को ऐड नहीं किया है, हमने फ्यू ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड किया है जो अब तक हो रहे थे बट आगे जाके नहीं होने वाले, तो इन शॉर्ट मेरे उतने पैसे बच जाएंगे आने वाले वक्त में, तो मेरा प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने उसको ऐड किया है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, व्हाट दे हैव सेड ओवर हियर इज ₹1,000 एक्सपेंसेस पर मंथ आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड, व्हिच मींस अब तक वो हो रहे थे पर अब आगे से वो नहीं होंगे, तो मतलब आगे से मेरा 1,000 रुपए हर महीने बच जाएगा, विच मीन्स आगे से मेरा प्रॉफिट 1,000 रुपए पर मंथ से बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने उसको ऐड किया वहां पे। तो यहाँ पे एक और मेथड है गुडविल वर्कआउट करने का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है गुडविल वर्कआउट करने का, ठीक है। तो उसका मैंने एक इलस्ट्रेशन भी लिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। Goodwill may be valued as number of years of purchase of super profit. This is the most common method used in computation of goodwill. The formula is to super profit into number of years of purchase, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है विद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो क्वेश्चन में हमको दिया होता है। और सुपर प्रॉफिट कैसे वर्कआउट करना है वो तो हमको पता ही है। तो ये एक उसके ऊपर एक बेस्ड बैलेंस शीट है, ठीक है, वो बैलेंस शीट हम लोग पढ़ लेते हैं।
द बैलेंस शीट ऑफ विष्णु लिमिटेड इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 शेयर ऑफ ₹100 ईच, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन फंड, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। उसके बाद उन्होंने दिया गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, उसमें से आरडीटी माइनस कर रखा है, और कैश इन बैंक बैलेंस, ये एसेट साइड पे दिया हुआ है। ठीक है। द कंपनीज बिजनेस इज टू बी परचेज बाय शिव लिमिटेड। तो अब दूसरी एक कंपनी है जो जिसका नाम है शिव लिमिटेड, जो विष्णु लिमिटेड को परचेज करने आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुडविल हम लोग यूजुअली सिर्फ तभी वैल्यू करते हैं जब हमारी कंपनी का ओनरशिप चेंज हो रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए हमको गुडविल कंपनी का वैल्यू करना पड़ता है ताकि हम उतना प्राइस दूसरी कंपनी के पास से डिमांड कर सके। तो अब यहाँ पर एक दूसरी कंपनी आई है जो इसको टेक ओवर करना चाह रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है वाइल वर्किंग आउट द गुडविल ऑफ द कंपनी, वो देख लेते हैं। पहला, द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय द कंपनी इज 12%। तो ये क्या है, ये रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये हमारा एनआरआर है। यानी कि ऐसी सिमिलर कंपनीज जो है वो इंडस्ट्री में वो यूजुअली 12% तक का रिटर्न अर्न करके देती है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम लोग ऐसा एनआरआर कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर ये कंपनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमाती है तो मतलब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं कर रहे। तो एनआरआर का इन्फॉर्मेशन दे दिया पहले ही एडजस्टमेंट में, विच इज 12%। The company's average profits of the last 5 years after making provision of taxation at 50% amounted to rupees 47,500। मतलब यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्कआउट करके दे दिया है, जो कि है 47,500। फिर तीसरे पॉइंट में, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹1,10,000। तो आप बुक वैल्यू अगर उसका देखेंगे, बैलेंस शीट में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं, विच इज 95%। बट मार्केट वैल्यू जब उसका असेस किया, क्योंकि अब कंपनी जो है अपने आप को सेल कर रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या वैल्यू कंसिडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द परचेज कंसिडरेशन। यानी कि जो कंपनी का जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमको दूसरी कंपनी के पास से कलेक्ट करना है, इसलिए हम अपने सारे एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, उसका सही वैल्यू वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो बढ़ चुका है, वो बढ़ के 1,10,000 हो गया है। फिर जो तीसरा पॉइंट है वहां पे उन्होंने, चौथा पॉइंट में उन्होंने बोला है द अदर एसेट्स आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यूज। तो इसके अलावा जो भी एसेट्स जैसे कि मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, ये सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे ही कंसिडर करने बोला है। कैश कि जो उनके बुक में जो वैल्यू है वही उनकी ट्रू वैल्यू, और उसी वैल्यू पे दूसरी कंपनी इन सारे एसेट्स को खरीदेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि डायरेक्टर्स ऑफ विष्णु लिमिटेड, टू इन नंबर, यानी कि जो विष्णु लिमिटेड है उसमें 2 डायरेक्टर्स है, आर टू बी अपॉइंटेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शिव लिमिटेड। तो मतलब शिव लिमिटेड जो बाइंग जो परचेज कर रही है इनको, उन्होंने उसी जो विष्णु लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है वो अब शिव लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे। मतलब वहां के दूसरे डायरेक्टर्स में इन दोनों को भी शामिल कर दिया जाएगा। ये दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ विष्णु लिमिटेड। मतलब विष्णु लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने बोला होगा कि हम हमारी कंपनी आपको बेच देंगे, बट हमको आपकी कंपनी में डायरेक्टरशिप चाहिए। ठीक है। उसके बाद द वर्थ ऑफ देयर सर्विसेज एंड विल बी इन फ्यूचर ₹5,000 पर एनम। ठीक है। तो अब जो दूसरी कंपनी है, जब इन दोनों को अपने कंपनी में एज ए डायरेक्टर बनाएगी तो वहां पे इनको हर महीने ₹5,000 पे करेगी, ऐसा डिसाइड हुआ है। 5,000 पर एनम पे करेगी, सॉरी नॉट पर मंथ, पर एनम, फॉर वन डायरेक्टर। तो 2 डायरेक्टर का मिला के 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ₹5,000 पर एनम फॉर ईच ऑफ द 2 डायरेक्टर्स, बट नो चार्ज हैज बीन मेड रिगार्डिंग दिस अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ विष्णु लिमिटेड। तो जो विष्णु लिमिटेड का जो प्रॉफिट है उसमें इन डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन का कोई इफेक्ट नहीं दिया है। मतलब ये पहले भी विष्णु लिमिटेड में से जहाँ पे ये ऑलरेडी डायरेक्टर थे वहां पे भी ये 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन ड्रॉ करते थे। अब ये अपने आप को शिव लिमिटेड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां से अब वो 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन लेना चाहेंगे। तो इससे होगा क्या
कि विष्णु लिमिटेड के अब तक के जो होने वाले एक्सपेंस थे 10,000 रुपए, अब वो फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो अब डायरेक्टर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो विष्णु लिमिटेड का प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अब उतना कम आएगा। इसके लिए विष्णु लिमिटेड जो वो तो पुरानी कंपनी है, और अब जो नई कंपनी है शिव लिमिटेड, वहां पर 10,000 रुपए का खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब तक ये लोग सैलरी ड्रॉ कर रहे थे फ्रॉम विष्णु लिमिटेड, नाउ दे विल ड्रॉ सैलरी फ्रॉम शिव लिमिटेड। हावेवर विष्णु लिमिटेड का जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना यहाँ पर, जो उन्होंने बताया है 47,500 एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ये 10,000 की सैलरी का इफेक्ट देना बाकी रह गया है उनका, ऐसा वो बता रहे हैं। बट लिखा है यहाँ पे क्लियरली, बट नो चार्ज हैज बीन मेड रिगार्डिंग दिस अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ विष्णु लिमिटेड, है ना। तो ये प्रॉफिट जो है उसमें 10,000 का एक्सपेंस कंसिडर नहीं हो पाया है, किसी वजह से भूल गए हैं या रह गया है। तो अगर ये 10,000 हम लोग एक्सपेंस का इफेक्ट इसमें देंगे तो ये प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो हमको करना पड़ेगा वर्किंग उसका, ठीक है, इन ऑर्डर टू वर्क आउट द करेक्ट प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वहां पे लिखा हुआ है, द गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ विष्णु लिमिटेड, जो बिजनेस सेल हो रहा है, इज टू बी टेकन एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में उन्होंने मेथड स्पेसिफाई कर दिया कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि विष्णु लिमिटेड का जो गुडविल है वो वैल्यू किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके हमको कंपनी का गुडविल वर्कआउट करना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लुकिंग एट द मेथड, जो मेथड उन्होंने बोला है उस मेथड के हिसाब से जो गुडविल का फॉर्मूला है वो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो वही फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो अब उसमें से सुपर प्रॉफिट का तो डिटेल हमारे पास नहीं है, तो वो हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ ईयर्स का डिटेल्स हमारे पास है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है 4 years परचेज। तो ये हमको मिल गया कि 4 आएगा यहाँ पर, बट 4 को मल्टीप्लाई करना है विथ सुपर प्रॉफिट इन ऑर्डर टू वर्कआउट गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट वी डोंट हैव येट, तो दैट वी विल हैव टू वर्कआउट, एंड वी ऑब्वियसली नो हाउ टू वर्कआउट सुपर प्रॉफिट। हमने इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में भी किया था। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट, दैट इज एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने पिछले सम में भी देखा था। अब हमको देखना है कि एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट दिया है क्या, उन्होंने नहीं दिया है, तो वो भी हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट मुझे इन केस अगर वर्कआउट करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है वो भी हमने पिछले सम में ही देखा था। नॉर्मल प्रॉफिट is equal to what, capital employed into normal rate of return that is capital employed into NRR, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड वी स्टिल डोंट हैव इट, बट वी हैव NRR। तो NRR कितना है, पहले पॉइंट में ही दिया था कि 12% है। तो मैं अभी NRR लिख देता हूँ, बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमारे पास है नहीं, तो वी आर नॉट येट एबल टू वर्कआउट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को वर्कआउट करने के लिए अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड पहले वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे वर्कआउट करते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिटेल दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि वहां पे हमको क्या करना होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज करनी होती है, तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। तो अब हम लोग वही करेंगे वर्क, कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करने के लिए, और उसमें गुडविल एक्सक्लूड करना होता है। ये भी मैंने जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के समझाया था तो मैंने बताया भी था आपको।
कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है उसको हमको एक्सक्लूड करना होता है व्हाइल वर्किंग आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मैं पहले एसेट्स ले लूंगा। एसेट्स के मार्केट वैल्यू लेने हैं हमको, तो उसमें है सबसे पहले गुडविल है, उसको तो इग्नोर करना है हमको, कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसका हमको बुक वैल्यू नहीं लेना है, उसका हमको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो वो लेना है हमें, दैट इज 1,10,000 रुपीज। उसके बाद उसमें हम उसके बाद जो अगला एसेट है मशीनरी, तो बाकी के सारे एसेट्स उन्होंने क्लियरली बोले थे कि वो हमको बुक वैल्यू पे ही लेने हैं क्योंकि वही उसका ट्रू वैल्यू है। तो मशीनरी का जो कॉस्ट है वो 60,000 है, तो 60,000 ही कंसिडर करना है और वर्किंग आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक का भी बुक वैल्यू ही कंसिडर करना है 57,500। उसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स को आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कि डेटर्स एक्चुअली 49,000 का, उसमें से आरडीटी माइनस हुआ है 1,500 का, तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डेटर्स 47,500 लिख सकते हैं, या फिर आप डेटर्स एक्चुअली में यहाँ पे जो है वो लिखिए 49,000, और रिजर्व फॉर बैड डेट्स जो है वो अपन लाइबिलिटीज जब माइनस करेंगे तो वहां पे कंसिडर करेंगे उसको, जैसे कि मैंने अभी किया है यहाँ पर। तो मैंने डेटर्स जो है वो ग्रॉस वैल्यू लिखा हुआ है, आरडीटी माइनस करके नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो वो है 3,500, तो ये टोटल एसेट्स तो हमको मिल गए। ये टोटल एसेट्स मिल गया, इसमें से माइनस करेंगे लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। इसमें हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कंसिडर नहीं करते, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, तो वो सारा कंसिडर नहीं होता क्योंकि वो कंपनी के ही लोग होते हैं, तो उनको नहीं कंसिडर करना है। जो बाहर वालों को जो हमको पैसे देना है वही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसलिए जब हम लोग लाइबिलिटी साइड आएंगे तो देखेंगे पहला इक्विटी शेयर है, तो वो तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। क्रेडिटर्स जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आएंगे, डेप्रिसिएशन फंड भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आएगा। इसके अलावा जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में कंसिडर करेंगे हम लोग, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड, एंड देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स इट इज एक्चुअली। ठीक है, तीनों के अमाउंट लिख लेते हैं। क्रेडिटर 63,000 है, अगर कुछ बोला नहीं है तो जो बुक वैल्यू है वही कंसिडर कर लेना है हमको। ठीक है, तो एसेट्स के बारे में तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि आप बुक वैल्यू कंसिडर करिए या मार्केट वैल्यू कंसिडर किए, बट लाइबिलिटीज के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी बताया नहीं है। तो हम लोग जब इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर सपोज टू कंसिडर बुक वैल्यू ओनली। तो ये जो एसेट्स का जो टोटल है उसको वी विल कॉल इट एज ए, एंड जो लाइबिलिटीज का जो टोटल है उसको हम लोग बोलेंगे बी, और ए माइनस बी करेंगे तो हमको मिल जाएगा नेट टेंजिबल एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इसमें कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट होता तो वो माइनस भी करते हम लोग, बट कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट तो है नहीं, तो इसलिए जो भी है ये हमारा ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही हो गया, दैट इज 2,05,000। सो फाइनली वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर जो पे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था उधर मैं फिगर लिख दूंगा 2,05,000, जिसका अब मैं अगर 12% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 24,060 रुपीज। तो अब क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया है तो सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए थी, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें से एक चीज मिल चुकी है, तो मैं वो एक चीज जो मिली है उसको लिख लेता हूँ।
दैट इज 24060. FMP इज येट टू बी वर्कड आउट, तो मैं अब उसको कैलकुलेट करूंगा आगे. Yes, one more important thing that I wanted to discuss is over here. जो मैंने depreciation fund जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखो मैं इसको bold कर रहा हूँ, है ना. तो depreciation fund जब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मशीनरी का वैल्यू कंसिडर किया है, लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं कंसिडर किया है. बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट इज land is the only asset, land and building is the only asset which is not subject to depreciation. ठीक है. लैंड की वैल्यू टाइम के साथ अप्रिशिएट भी होती है, और आप इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे तो लैंड का जो वैल्यू है वो 95,000 से अप्रिशिएट होकर 1,10,000 हो गया है. और इस वजह से जब मैंने लाइबिलिटी में डेप्रिसिएशन फंड का वैल्यू माइनस किया, तो उसमें मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू माइनस नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू माइनस किया है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन फंड फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज ओनली कंसिडर्ड ओवर हियर. Fine. So now what we are supposed to calculate is future maintainable profit. That is the only thing that is left to be calculated. तो अब future maintainable profit वर्कआउट कर लेते हैं. तो future maintainable profit वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है. तो वो लोगों ने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, आफ्टर टैक्स दे रखा है. बट देन वी रियलाइज कि उन्होंने यहाँ पे बताया था कि एक एक्सपेंस है, दैट इज डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, विच इज 5,000 पर एनम पर डायरेक्टर. तो दो डायरेक्टर का मिलकर 10,000 रुपये होता है, जिसका इफेक्ट इस वाले प्रॉफिट में नहीं कंसिडर हुआ था. तो हमको उसका इफेक्ट देना पड़ेगा पहले. तो इसलिए मुझे पहले ये जो इन्होंने दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो मेरे को पहले एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्कआउट करना पड़ेगा. उसके बाद उसमें से मैं डायरेक्टर रेम्यूनरेशन माइनस करूंगा. उसके बाद मेरे को ट्रू प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें से मैं फिर टैक्स लायबिलिटी माइनस करके एफएमपी वर्कआउट करूंगा. ठीक है. तो मुझे यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा टू वर्कआउट एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. जो उन्होंने आफ्टर टैक्स दिया उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा. ठीक है. तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि है 47,500 रुपीज. ठीक है. और टैक्स का रेट जो है वो 50% है. तो ये जो है ये इट इज आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स ऑफ 50%. तो व्हाट आई वांट इज एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो कैसे मैं वर्कआउट कर पाऊंगा. तो इसमें ये 50% है, तो मुझे क्या करना है, इसका 100% वर्कआउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं. इफ दिस इज 50%, देन हाउ मच इज 100%. व्हाई दिस इज 50%? बिकॉज इसमें से हम लोग ने 50% टैक्स माइनस करके ये वैल्यू निकाला था. तो अब मैं जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 47,500 इंटू 100% डिवाइड बाय 50%. तो मुझको एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा. ठीक है. ये वर्किंग नोट है जहाँ पे उन्होंने जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था, उसमें से हमने एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्कआउट किया. अब ऐसा क्यों किया है? बिकॉज हमको उसमें से पहले एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जो मिस हो गए थे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्कआउट करेंगे. तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और वो कैसे मिला? वर्किंग नोट 1 से मुझे मिला है. कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? तो मैंने अभी भी यहाँ पे वर्कआउट किया, दैट इज 95,000 रुपीज. ठीक है. उसमें से एक एक्सपेंस जो रह गया था माइनस करना, दैट इज डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. कितना था वो? 10,000 रुपए. 5,000 रुपए एक डायरेक्टर का, दो डायरेक्टर का मिला के 10,000 रुपए होता है.
अभी का थोड़ी टाइम के बाद नहीं आ सकते क्या? हाँ चलेगा ना, दोपहर में भी चलेगा ना, पूरा दिन ऑफिस में ही हूँ मैं फिर। हाँ दोपहर को दे दो खाली, बीच में मैं आधा एक घंटे के लिए लंच के लिए जाऊंगा, बाकी मैं ऑफिस में ही रहूंगा पूरा टाइम। चलेगा चलेगा। चलेगा, आ जाइए। हाँ। ओके सॉरी, बीच में कॉल लेना पड़ गया। ठीक है, तो 85,000 रुपीज जो है हमारा यहाँ पर, ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर, ये आ गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। इसमें से अब हम लोगों को माइनस करना है टैक्स, जो कि है @50%। ठीक है, तो अब ये 85,000 का हम लोग 50% लेंगे। सो 85,000 माइनस 42,500, तो ये हमारा आ गया ट्रू प्रॉफिट, मतलब रियल प्रॉफिट, जिसमें से कोई भी एक्सपेंस अब हमने मिस नहीं किया है। या इसको बोल सकते हैं FMP। ठीक है, तो फाइनली अब हमको जो एक एक ही लास्ट एलिमेंट जो बचा था FMP, वो भी हमने वर्कआउट कर लिया है। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के जगह पे, जहाँ पे FMP का जगह हमने बाकी रखा था, तो वहां पे FMP की वैल्यू डाल देते हैं, which is what we just calculated, that is 42,500 rupees। ठीक है ना? तो यूजुअली आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में कंपनियां 24,060 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट हमारी कंपनी जो है 42,500 रुपीज तक अर्न करने का कैपेबिलिटी दिखा रही है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो ये अर्न कर रही है इंडस्ट्री में दूसरे कंपनी के मुकाबले, उसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, दैट इज 18,440 रुपीज। ठीक है, अब एक बार जब हमको सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट मिल गया, तो इसको यहाँ पर गुडविल के फॉर्मूला में डाल देंगे हम लोग, जहाँ पे हमको सुपर प्रॉफिट डालना था, जिसको हमको मल्टीप्लाई करना था विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, एंड जिससे हमको गुडविल मिल जाएगा फाइनली, दैट इज 73,760 रुपीज। तो इस तरीके से हमने गुडविल वर्कआउट किया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मैंने किया है, कैसे किया है इसको। ठीक है, पहले तो मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, क्योंकि ये मेथड उन्होंने बोला था वर्कआउट करने के लिए, इस मेथड से गुडविल वर्कआउट करने के लिए बोला था। तो उसमें से नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो हमारे पास थे, सुपर प्रॉफिट नहीं था हमारे पास, तो सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करने का फॉर्मूला लिखा, दैट इज FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसमें से दोनों ही हमारे पास नहीं थे, तो दोनों ही हमको वर्कआउट करने थे, तो पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए फॉर्मूला लिखा, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी हमारे पास था, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास नहीं था, तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट किया है यहाँ पर, बाय टेकिंग अ टोटल ऑफ ऑल दी एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड देन सब्ट्रैक्टिंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फ्रॉम इट। ठीक है, और उसके बाद जो हमको मिला वो हमको मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट टेंजिबल एसेट भी बोलते हैं उसको। अगर कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट होता तो वो भी माइनस कर देते, पर वैसा कुछ था नहीं, तो यही हमारा ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। फिर इसको हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला में प्लेस किया, उस पे एनआर का रेट अप्लाई किया, और हमने नॉर्मल प्रॉफिट वर्कआउट कर लिया, जिसको हमने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला में भी प्लेस कर दिया। अब बचा था FMP वर्कआउट करना। तो FMP वर्कआउट करने के लिए हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया था कि एक एक्सपेंस मिस हो गया। अगर ऐसा कोई एक्सपेंस वगैरह मिस नहीं हो गया होता, तो ये जो 47,500 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है हमको पहले सेकंड पॉइंट में, वही हमारा FMP बन जाता, बट देन वी रियलाइज दैट वी हैव मिस्ड आउट ऑन वन ऑफ द एक्सपेंस व्हिच वाज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। तो इसलिए हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया, उसको यहाँ पे लिखा, उसमें से जो एक्सपेंस मिस हो गया था वो माइनस किया, फिर 85,000 जो आया उसमें से हमने टैक्स माइनस किया, एंड दैट वाज आवर फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको फिर हमने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला में प्लेस करके सुपर प्रॉफिट वर्कआउट किया, एंड देन सुपर प्रॉफिट को गुडविल की फॉर्मूला में प्लेस करके गुडविल जो हमारा पेंडिंग था वो हमने वर्कआउट किया। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू वर्कआउट गुडविल बाय number of purchase number of years of purchase of super profit method।
आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो लेट मी नो।